Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.106 from Irado-Heckley series. इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि स्मॉल डिस्क ए इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन फॉर्मिंग एन एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल। ये इस तरीके से अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है इंक्लाइन प्लेन, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा जाता है और उसको इम्पार्ट किया जाता है एक वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दी जाती है वी नॉट। एंड हाउ डज द वेलोसिटी ऑफ द डिस्क डिपेंड्स ऑन द एंगल फाई। फाई जो है वर्टिकल, अगर मैं वर्टिकल लाइन बनाता हूँ यानी कि इंक्लाइन प्लेन पर अलोंग द इंक्लाइन प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर मैं कोई लाइन बनाता हूँ तो उस लाइन के साथ में कोई एंगल फाई बनाता है किसी इंस्टेंट पर, तो वो फाई और वी के बीच का रिलेशन निकालना है कि किस टाइम पर फाई और वी का रिलेशन क्या होगा। इफ द कॉन्स्टेंट ऑफ फ्रिक्शन खुद वो के टेन अल्फा है, अल्फा जो कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का जो एंगल था उसका टेन अल्फा के बराबर तुम्हारा कॉन्स्टेंट ऑफ फ्रिक्शन है। एंड द इनिशियल मोमेंट फाई नॉट जीरो था, यानी कि इस लाइन के साथ में जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो परपेंडिकुलर थी 90 डिग्री पर, यानी कि इसको इंक्लाइन प्लेन की जो इंक्लाइंड लाइन है उसके परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करा गया। और फिर वो क्योंकि ग्रेविटी नीचे गया तो नीचे की तरफ भी एक्सेलरेट होगा, तो धीरे धीरे वेलोसिटी कुछ इस तरीके से आएगी। साथ ही साथ फ्रिक्शन है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के अपोजिट जो फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट आएगा उसके वजह से वो डिसलरेट भी होगा। तो इस तरीके से कोई ट्रेजेक्टरी होगी तो वर्टिकल के साथ में जो एंगल होगा उसका कम हो रहा होगा, वो किस तरीके से कम हो रहा होगा वो हमें रिलेशन बताना है। ठीक है, बहुत ही अगर देखा जाए ना तो एक बार के समझने के लिए बच्चों के हिसाब से बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम ये सीम होती है, उसको लगती है कि यार ये किस तरीके से मैं इसका रिलेशन लिख पाऊंगा। बट देखो, जब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता ना तो हमारे पास करने के लिए बहुत सारे वेज निकल के आ जाते हैं कि यार कुछ भी करेंगे तो ना करने से बेटर होता है। एंड जब भी तुम्हें लगे कोई भी क्वेश्चन में कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तो कुछ भी लिखने की कोशिश करो, कोई भी फोर्स वगैरह, कोई भी कंपोनेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कुछ भी फोर्सेज लिख करके कंपोनेंट लेना स्टार्ट करो, कुछ ना कुछ तुम्हें जरूर दिखेगा। और फाइनली तुम जब इक्वेशंस लिखना स्टार्ट करोगे तुम्हें आगे का पाथ अपने आप दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि बच्चे क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करते हैं ना, मैक्सिमम जगह पर तो यही होता है कि जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि यार मैं वो चाहते हैं कि एक बारी में उनको समझ में आए कि इक्वेशन क्या बनेगी और उसका रिजल्ट क्या आएगा। जबकि ऐसा होता नहीं है। जब कोई भी अच्छा क्वेश्चन होगा तो वो तुम्हें एक बारी में कभी भी, एक बार देखते ही कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम सोल्यूशन तक पहुंच पाओ। कोई भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, उसको तुम्हें जो भी तुम्हें दिख रहा होगा तुम उसमें बनाने की कोशिश करो, उसको ड्रॉ करने की कोशिश करो, डायग्राम बनाने की कोशिश करो, और फोर्सेज वगैरह लिख करके, वेलोसिटी वगैरह लिख करके, एफ इक्वल टू एम के डायनेमिक्स की इक्वेशन या काइनेमेटिक्स से जो भी इक्वेशन तुम्हें कर सकते हो उसके अंदर हाथ पांव मारने की कोशिश करो। तुम रिजल्ट तक जरूर जरूर पहुंचोगे। नहीं भी पहुंचोगे तो तुम इतना पास पहुंच जाओगे, जब कोई तुम्हें बताएगा तुम्हें लगेगा कि हाँ यार मैं बहुत आगे जा चुका था, बस इतना सा कमी था। लेकिन अगर तुम लिखोगे ही नहीं और करोगे ही नहीं, उसको ट्राई नहीं करोगे, तो बहुत गलत चीज़ होगी वो, है ना। फिर तुम्हें लगेगा कि मुझसे होते ही नहीं है। होते तब नहीं है क्योंकि तुम कोशिश ही नहीं कर पा रहे हो। क्वेश्चंस को देख देख कर ही डर जाते हो कि यार इसमें मैं क्या ही कर पाऊंगा। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट किया करो। इसमें भी कुछ वैसा ही है। जब तुम डायनेमिक्स की इक्वेशन लिखोगे ना, मैं तुम्हें दो मेथड मेथड बताऊंगा। पहला मेथड थोड़ा सा देखने में ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये थोड़ा सही सा मेथड है, लेकिन थोड़ा लेंथी है। सेकंड मेथड देखने में अच्छा भी लगेगा और कैलकुलेशन भी बहुत आसान है दूसरे मेथड की। तो दूसरे मेथड के लिए जरूर वेट करना, बट पहला भी आना चाहिए ना। दोनों तरीके से चीज़ों को देखना आना चाहिए। सेकंड मेथड मेथड ज़्यादा आसान होगा, उसको जरूर देखना। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि भाई ये पाथ, ये जो ट्रेजेक्ट्री है वो परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करा गया था अलोंग द इंक्लाइन, जो लाइन बनो उसके परपेंडिकुलरली इसको प्रोजेक्ट करा गया था। इनिशियली जो एंगल फाई नोट है वो कितना है, 90 डिग्री है, अगर इसमें जूम इन करके दिखाऊं तो। और ये इस तरीके से फिर ग्रेविटी की वजह से नीचे आना स्टार्ट करेगा तो इसके साथ में एंगल बनेगा। तो मैं मान लेता हूँ किसी टाइम टी पर जो गिवन है कि वो वेलोसिटी वी एंगल फाई बना रही है अलोंग द इंक्लाइन वाली लाइन के। तो अलोंग द इंक्लाइन वाली जो डायरेक्शन है, मैं इसी डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लेता हूँ और इसकी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन उसको मैं वाई एक्सिस मान लेता हूँ। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के साथ में एंगल इस वेलोसिटी का फाई हमें टाइम किस तरीके से वेरी करेगा, वी और फाई का रिलेशन हमें निकालना है। सबसे पहले अगर देखूं तो मैं इस पूरा का पूरा मोशन हमारा इस इंक्लाइन प्लेन में हो रहा है, तो हम देखें कि इस इंक्लाइन प्लेन में ग्रेविटी कितनी है, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं हैं। समझ में आ गई बात, हम हैं एक इंक्लाइंड प्लेन के अंदर। तो जो ग्रेविटी नीचे लगेगी वर्टिकल, उसके दो कंपोनेंट होंगे। एक तो उस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जिधर वो नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, और एक उसके परपेंडिकुलर, यानी कि इस इंक्लाइन प्लेन को ऊपर से टॉप से देखा जाए तो इसके इंक्लाइन प्लेन के अंदर की तरफ। जैसे कि हम यहाँ से अगर हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर देखें तो ऊपर से नीचे की तरफ ग्रेविटी लगती है, वैसे ही यहाँ पर ग्रेविटी का कंपोनेंट है इसके परपेंडिकुलर। तो अगर हम यहाँ पर जमीन पर ऐसे खड़े होते हैं तो mg नीचे लग रहा है तो नॉर्मल mg को बैलेंस करके रखता है। तो वैसे अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा तो वो इस प्लेन के अंदर नहीं एंटर कर पा रहा है, यानी कि ग्रेविटी का वो कंपोनेंट जो इस प्लेन के अंदर की तरफ आएगा उसको इसके आउट आउट ऑफ द प्लेन लगने वाला नॉर्मल बैलेंस करेगा, है ना। तो एक ऐसा प्लेन हो गया जो इंक्लाइंड है, उसकी ग्रेविटी परपेंडिकुलर है, और एक कंपोनेंट ग्रेविटी का जो उसको एक्सेलरेट करवाएगा, ऑब्जेक्ट्स को नीचे की तरफ एक्सेलरेट करवाएगा। तो ग्रेविटी जो है वर्टिकली डाउनवर्ड अगर मैं देखूं तो अगर ये एंगल अल्फा है, ये 90 तो 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जी कोस अल्फा बन जाएगा, अल्फा क्योंकि एंगल है तो, और अलोंग द इंक्लाइन उसका कंपोनेंट आएगा जी साइन अल्फा।
समझ में आ गई बात। तो अलोंग द इंक्लाइन जी साइन अल्फा ग्रेविटी है, ये जो जी कोस अल्फा है एम जी कोस अल्फा इसके नॉर्मल से बैलेंस्ड होगा, जो आउट ऑफ द प्लेन, नॉर्मल के आउट ऑफ द प्लेन, यानी इस प्लेन के आउट ऑफ द प्लेन जो रहेगा परपेंडिकुलर, और वो इनटू द प्लेन जो एम जी का कॉम्पोनेंट लग रहा होगा एम जी कोस अल्फा उसके बराबर होगा, वो नॉर्मल उसके बराबर होगा। साथ ही साथ जब ये इसमें चलेगा तो जो नॉर्मल है जो हमने निकाला अभी कैलकुलेट किया उसकी वजह से, क्योंकि कॉन्टैक्ट है तो नॉर्मल है, नॉर्मल और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे रखा है, स्मूथ सरफेस नहीं है, तो इसके अंदर होगा क्या कि फ्रिक्शन भी आएगा, और फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव, जो सरफेसेस होते हैं उनके रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट होता है। यानी कि अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस और कोई ऑब्जेक्ट आगे की तरफ चल रहा हो तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर आगे की तरफ स्लाइड करेगा तो पीछे फ्रिक्शन लगेगा। वैसा ही है, अगर इस इंस्टेंट पर ये स्टेशनरी सरफेस है इंक्लाइन प्लेन, इस पर अगर वेलोसिटी इस तरफ होगा इसके रिलेटिवली तो उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा। तो जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी वो उसकी वेलोसिटी के अपोजिट होगी, हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में अपोजिट पीछे की तरफ। तो ये जो भी पाथ फॉलो करेगा उसमें किसी इंस्टेंट पर अगर वेलोसिटी इस तरफ है तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा होगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, और नॉर्मल की वैल्यू एम जी कोस अल्फा है, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन हमें वो गिवन है, तो हमें फ्रिक्शन की वैल्यू हम हर इंस्टेंट पर पता है क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो अगर ये इस टेंजेंशियल लाइन के साथ ही कर्व्ड पाथ होगा, इसकी जो टेंजेंट बनेगी इस टेंजेंट के साथ में इस लाइन का अलोंग द इंक्लाइन वाली लाइन का एंगल इधर फाई है तो इधर भी फाई होगा। तो ये जो फ्रिक्शन है इसके भी कंपोनेंट किए जा सकते हैं अलोंग दी वाई एक्सिस और अलोंग दी एक्स एक्सिस जो हमने अभी बना रखा है, ठीक है। तो अब mg का कंपोनेंट जो इस प्लेन में आ रहा है उसको नीचे की तरफ लेके आने वाला हम फोर्सेस लिखते हैं। इस पर फोर्स लग रहा होगा तो mg साइन अल्फा, और एक फ्रिक्शन जो इस प्लेन में लग रहे होंगे, और इनटू द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन वो mg कोस अल्फा, और ऊपर की तरफ आउट ऑफ द प्लेन वो mg वो नॉर्मल लग रहा होगा जो कि बैलेंस्ड है। तो इस प्लेन के अंदर जो मोशन को जो चेंज कर सकते हैं वो इस प्लेन के फोर्स mg साइन अल्फा और फ्रिक्शन है। तो t इक्वल टू 0 पर इसको परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करा गया था, तो ये फाई नोट की वैल्यू हमें पाई बाई 2 एक लिमिट हमें दे रखी है, और टाइम t की जनरल वी और फाई के बीच में रिलेशन निकालना। अगर हमें ये डायग्राम समझ में आ जाता है, सिचुएशन समझ में आ जाती है, तो फिर क्वेश्चन बहुत आसान होगा। दोनों ही मेथड आगे जो आने वाले हैं दोनों ही बहुत आसान होंगे। हम देखो इनिशियली देखेंगे तो x में जो इनिशियल वेलोसिटी है डाउनवर्ड डायरेक्शन वो 0 है, y में जो इनिशियल वेलोसिटी है प्रोजेक्टेड जो हमने y डायरेक्शन मानी उसमें v नोट है, ठीक है। F काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो F की वैल्यू k इंटू एन सीधी लिखी जा सकती है, जो कि k है टेन अल्फा, k यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो कि टेन अल्फा दे रखा है, तो नॉर्मल एम जी कोस अल्फा है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन अल्फा इंटू एम जी कोस अल्फा टेन अल्फा को साइन बाई कोस रखेंगे तो कोस से कोस कट जाएगा, एम जी साइन अल्फा बन जाएगा। यानी कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी साइन अल्फा लग रहा है ना उसी के बराबर फ्रिक्शन लग रहा है। तो हमेशा जो दोनों फोर्सेज होंगे जो इस पर लग रहे होंगे जो इस प्लेन में होंगे दोनों के दोनों इक्वल फोर्सेज हैं। तो रिजल्टेंट एम जी साइन अल्फा और एम जी साइन अल्फा किसी भी इंस्टेंट पर इन दोनों के बीच में हमारा क्या रहेगा, जो नेट फोर्स होगा वो आएगा, ठीक है। क्योंकि ये फोर्स और ये दोनों फोर्स बराबर हैं तो इस तरफ इनका क्या आएगा, रिजल्टेंट फोर्स आएगा। तो ये फ्रिक्शन एम जी साइन अल्फा के बराबर होगा। हम ये मान लेते हैं जो मेथड 1 है हमारा, हम ये मानेंगे कि वो एक इस समय जो कर्व्ड ट्रेजेक्टरी चल रही है उस पॉइंट पर, जिस समय ये कर्व्ड ट्रेजेक्टरी, इसको ध्यान से देखना कि ये जो कर्व्ड पाथ पर चल रहा है, तो मैं मान लेता हूँ इस पॉइंट पर वो किसी इस सेंटर के अबाउट घूमने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर के हिसाब से मैं सोल्व करना चाहूँ इसका कर्व्ड पाथ को। मैं मान लेता हूँ इसको मैं इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, तो उसका वेलोसिटी के परपेंडिकुलर उसका सेंटर होगा, और ऐसे घूम रहा है मतलब सेंटर इस तरफ होगा। मुझे में आ गई बात। तो अगर सेंटर इस तरफ है, मान लो ये सेंटर है और ये उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इस सर्कल में घूमने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है तो वो एक्सेलरेट भी कर रहा है, तो वो इस सर्कल में नहीं घूम रहा और किसी कर्व्ड पाथ में चल रहा है, तो हर पॉइंट पर उसका रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी अलग है और सेंटर भी उसका शिफ्ट हो रहा है, तो कोई फिक्स सर्कुलर मोशन में नहीं है। लेकिन इस पॉइंट पर जिस रेडियस ऑफ कर्वेचर में चल रहा होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर मान लेते हैं और सेंटर यहाँ पर मान लेते हैं उसका। अब क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा सेंटर, रेडियस की जो होगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, ये जो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग एक्स एक्सिस हमने माना था उसके साथ में अगर वेलोसिटी फाई एंगल बनाती है तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ये रेडियस होगी। तो इस लाइन का अगर इधर फाई है तो इधर 90 माइनस फाई होगा, क्योंकि वेलोसिटी और रेडियस परपेंडिकुलर है। तो ये लाइन और बनाओ अगर इसके पैरेलल में, इसी लाइन के पैरेलल, तो अगर ये वाली लाइन इधर 90 माइनस फाई बना रही है तो इधर भी 90 माइनस फाई बना रही है। समझ में आ रही बात? तो दोनों सेम होंगे एंगल। अब अगर मैं बात करूं तो मैं मान लेता हूं कि इस इंस्टेंट पर इस पॉइंट की ओट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। तो जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या होगा, जिस रेट से ये वाला एंगल बढ़ रहा होगा उसी रेट से तो ओमेगा उसका 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 एंगुलर वेलोसिटी होगी भाई, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी जिस रेट से एंगल बढ़ रहा होगा, और जिस रेट से ये एंगल बढ़ेगा उस रेट से एंगल कम होगा। और ये तो हमें पता ही है ना, लगातार जैसे जैसे आगे आएगा उसके साथ एंगल कम होगा, तो परपेंडिकुलर के साथ में एंगल फिर वो बढ़ेगा। तो जिस रेट से एंगल चेंज होगा उसी रेट से वही उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ओमेगा होगा। दूसरी बात यह है कि जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स होगा उससे ये एक्सेलरेट होगा, उसकी स्पीड चेंज होगी। टेंजेंशियल फोर्सेस, तो टेंजेंशियल फोर्सेस कौन से होंगे, एम जी साइन अल्फा का इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा एम जी साइन अल्फा का कोस फाई कंपोनेंट, क्योंकि ये इस तरफ है फाई, और फ्रिक्शन तो है ही टेंजेंशियल डायरेक्शन में सीधा सीधा।
तो अब हम इस पे फोर्स की इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं, अगर हमें ये चीज़ समझ में आती है तो। अगर हम ओ इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ कर्वेचर माने, इस इंस्टेंट पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा इस पॉइंट के वो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई होगा, कि वर्टिकल के साथ में ये वाला जो रेडियस है वो किस उसके साथ में घूम रहा है। तो जो 90 माइनस फाई उसका रेट ऑफ चेंज, तो 90 तो कॉन्स्टेंट था, उसका डिफरेंशिएशन जीरो, और फाई का डिफरेंशिएशन डी फाई बाई डी टी, एक माइनस था लेकिन बीच में, तो ओमेगा जो है माइनस डी फाई बाई डी टी, और वो हमें समझ में भी आता है कि जैसे जैसे इस ओमेगा की वजह से ये पार्टिकल घूमेगा, ये फाई कम होगा ना, तो फाई क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, इसलिए डी फाई बाई डी टी को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ओमेगा आ रहा है, क्योंकि ओमेगा तो एक पॉजिटिव वैल्यू है, एंगुलर स्पीड है। तो डी फाई बाई डी टी क्योंकि नेगेटिव होगा, क्योंकि फाई डिक्रीज कर रहा है, इसलिए माइनस एक इक्वेशन में ऑलरेडी आ रहा है ओमेगा नेगेटिव चेंज ऑफ फाई के, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई के बराबर है। साथ साथ जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्पीड होगी वी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर के बराबर होगी, ये वी इक्वल टू ओमेगा आर के बराबर होगी, ओमेगा माइनस डी फाई बाई डी टी जो कि वी बाई आर के बराबर है ओमेगा। तो ये एक रिलेशन आ गया हमारे पास डी फाई ओमेगा में और हमारे डी फाई बाई डी टी में, और वी और आर के अंदर। टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लिखूंगा तो मैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में देखूंगा कि एम का ये कॉम्पोनेंट एम साइन अल्फा का कोस फाई कॉम्पोनेंट, समझ में आ गई बात, एम साइन अल्फा का कोस फाई कॉम्पोनेंट, और साथ में माइनस का फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो पूरा का पूरा के जो पूरी वैल्यू आई थी एम साइन अल्फा, वो पूरा का पूरा फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो एम साइन अल्फा का कोस फाई कॉम्पोनेंट, साथ ही साथ फ्रिक्शन माइनस कर देंगे तो नेट टेंजेंशियल फोर्स आ जाएगा कि टेंजेंशियल फोर्स कितना है, और उसको हम लिख देंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, या फिर मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्शन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो नेट टेंजेंशियल फोर्स इक्वल टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्शन डी वी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। दोनों तरफ से एम कॉमन आकर के और कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये डी वी बाई डी टी की इक्वेशन में जाएगी जी साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा माइनस वन, ये तुम्हारी दूसरी इक्वेशन है। तीसरा हम ये बनाएंगे भाई, अगर हम सर्कुलर मोशन की ट्रेजेक्टरी को कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, तो सर्कुलर मोशन की इक्वेशन भी तो लिखेंगे। तो जो परपेंडिकुलर फोर्स होगा सेंटर की डायरेक्शन में वो कौन सा होगा, देखो फ्रिक्शन तो पूरा का पूरा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी के अपोजिट। तो जो एम है एम साइन अल्फा, इसका जो सेंटर की तरफ कंपोनेंट आएगा एम कोस अल्फा इधर है, एम साइन अल्फा का कोस फाई इधर है, तो इधर साइन फाई बनेगा। तो जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा इस इंस्टेंट पर अपने इंस्टेंट इन सेंटर की तरफ, वो एम साइन अल्फा का साइन फाई कंपोनेंट होगा, जो कि इसका एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होना चाहिए, जो आर हमने इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मानी। तो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से बन जाएगा जी साइन अल्फा इंटू साइन फाई इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। लेकिन इस वी स्क्वायर को हम ब्रेक कर सकते हैं वी और वी में, तो एक वी तो ऐसे कैसे और एक वी बाई आर, क्योंकि हमें वी बाई ये आर जो है इनको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, आर ओमेगा ये सब जो आ रहे हैं हमारे इक्वेशंस में। तो वी को अलग करके और वी बाई आर लिख दिया, जो कि वी बाई आर ओमेगा हो सकता है, जिसको मैं डी फाई बाई डी टी लिख सकता हूँ, वी बाई आर को डी फाई बाई डी टी, लेकिन माइनस में, क्योंकि फाई डिक्रीज हो रहा है तो इसकी स्पीड को माइनस डी फाई बाई डी टी लिखना पड़ेगा एंगुलर स्पीड को। तो ये माइनस डी फाई बाई डी टी यहाँ पर पुट कर दिया, और ये इक्वेशन आ गई। अब जो इक्वेशन नंबर 2 आई थी हमारी, ये वेलोसिटी स्पीड और टाइम में रिलेशन था, ये एंगल और टाइम में रिलेशन है। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो टाइम से तो टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा ना यार, और स्पीड और एंगल के अंदर रिलेशन आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए भी था कि हमें स्पीड और एंगल में रिलेशन चाहिए। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो जी साइन अल्फा कोस फाई माइनस, और नीचे जी साइन अल्फा साइन फाई डी बाई डी टी, और नीचे माइनस वी डी फाई बाई डी टी, डी टी से डी टी कट गया, ये बन जाएगा देखो जी साइन अल्फा से जी साइन अल्फा कट गया, कोस फाई माइनस 1 अपॉन में साइन फाई माइनस 1 अपॉन में वी, और ये डी वी बाई डी फाई बन गया। अब फाई वाले वेरिएबल एक तरफ रख लो, और तुम्हारे वी वाले वेरिएबल एक तरफ रख लो। हमें एक तरीके का एक्सप्रेशन बनाना है, यानी इनको अगर मैं देखूंगा तो फाई और साइन फाई और कोस फाई ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह वेरिएबल हैं, तो इसका मुझे जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ कि कोस फाई को रख देता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई बाई 2, कोस 2 थीटा जो होता है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो जब थीटा फाई है और 2 थीटा फाई है तो थीटा फाई बाई 2 बन जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई बाई 2, और ये माइनस 1 है, 1 से 1 कट जाएगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर फाई बाई 2, और नीचे साइन फाई बाई 2 को लिख देंगे साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा, अगर 2 थीटा ही फाई है तो फिर थीटा फाई बाई 2 बन जाएगा, तो 2 साइन फाई बाई 2 कोस फाई बाई 2। यहाँ से 1 से 1 कटने के बाद ही साइन स्क्वायर से एक स्क्वायर से साइन कट जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा साइन बाई कोस टेन फाई बाई 2, और 2 से 2 कट जाएगा, माइनस ए माइनस चला जाएगा, फाइनली बन जाएगा टेन फाई बाई 2 इक्वल टू 1 अपॉन वी डी वी बाई डी फाई। एक आसान सी इक्वेशन बन गई, और वी वाले वेरिएबल एक तरफ और फाई वाले एक तरफ, तो ये डी वी बाई वी एक तरफ और टेन फाई बाई 2 डी फाई एक तरफ। और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो फाई की इनिशियल लिमिट, जो फाई तुम्हारा फाई नोट था, फाई नोट यानी कि पाई बाई 2 एक्स एक्स के साथ में तुम्हें ऐसे परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करा गया था, तो ये फाई नोट पाई बाई 2 था। उस समय तुम्हारी स्पीड वी नोट थी, वी नोट स्पीड से प्रोजेक्ट करा गया था। लेकिन जब ये तुम्हारा एंगल फाई बन रहा है उस समय जो तुम्हारी स्पीड वी है, तो जब एंगल फाई बन गया उस समय स्पीड वी क्या है, ये रिलेशन आ जाएगा इसमें। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको दो तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, या तो तुम्हें इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स, क्योंकि तुम मैथ्स के स्टूडेंट होगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि नीट वाले बच्चे तो इसको करेंगे नहीं, उनके काम का ही नहीं है। तो अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो तुम मैथ्स के स्टूडेंट हो, ये बात पक्की है, और टेन एक्स का इंटीग्रेशन तुम्हें आता होगा, टेन एक्स का इंटीग्रेशन एल एन साइन सेक एक्स एल एन ऑफ मोड ऑफ सेक एक्स
होता है, और अगर ए एक्स प्लस बी जैसा होता है तो वो ए एक्स प्लस बी ऐसे कैसे आता है, और एक्स का कोफिशिएंट ए डिवाइड हो जाता है। ये होता है इसका इंटीग्रेशन। और अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ किस तरीके से करोगे, हिंट दे देता हूँ कि जो टेन इंटीग्रेशन टेन थीटा डी थीटा में सिखा देता हूँ कैसे होता है। तो इसको लिख दोगे तुम साइन थीटा बाई कोस थीटा डी थीटा, और जो तुम्हारा कोस थीटा है अगर तुम इसको एक्स मान ले तो कोस का डिफरेंशियल माइनस का साइन थीटा डी थीटा, ये तुम्हारा डी एक्स बन जाएगा। और तुम साइन थीटा डी थीटा को माइनस डी एक्स यहाँ पर रिप्लेस कर देना, तो ये बन जाएगा माइनस डी एक्स, और ये नीचे बन जाएगा एक्स, और इसका इंटीग्रेशन एल एन एक्स, और एक्स की वैल्यू वापस रख देना। एल एन मोड एक्स होता है और एक्स की वैल्यू वापस रख देना। समझ में आ गई बात? माइनस अंदर जाएगा तो वो एल एन मोड ऑफ कोस एक्स जो बनेगा उसके पावर माइनस वन, तो सेक एक्स में उसको कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ गई बात? और जैसा एक्स का इंटीग्रेशन होता है वैसा ही एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन होता है फंक्शन का। तो और साथ ही साथ में जो एक्स का कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाता है, तो वो इस तरीके का इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हमने निकाल लिया एल एन सेक 5/2 अपॉन में ये ए जो तुम्हारा है वो 1/2 है, फाइव का कोफिशिएंट क्योंकि 5 वेरिएबल हमारा, तो 1/2 नीचे आ जाएगा, और उसकी लिमिट 5 नोट से 5 तक, और 1 अपॉन में वी डी वी 1/v का इंटीग्रेशन एल एन वी बन जाएगा, वी नोट से वी तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो एल एन वी माइनस एल एन वी नोट, एल एन ए माइनस वी एल एन ए बाई वी, तो एल एन वी बाई वी नोट इक्वल टू 2 एल एन, और इनिशियली लिखेंगे एल एन फाइव की जगह 5 रख देंगे तो एल एन सेक 5/2, फिर एल एन सेक 5/2, उसमें से माइनस कर देंगे एल एन सेक 5/2, तो फिर से एल एन ए माइनस एल एन ए बाई बी, तो एल एन ए यानी कि सेक 5/2 अपॉन में बी यानी कि सेक 5/2, ये दोनों रख देंगे। 2 को अंदर भेज देंगे, ये स्क्वायर में चला जाएगा, और अंदर जाने के बाद ये लोग एल एन और एल एन बन जाएंगे। तो एल एन अगर बेस तो दोनों का ई है तो अंदर की वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए अगर दोनों फंक्शन इक्वल है तो ये तुम्हारा वी बाई वी नोट इक्वल हो जाना चाहिए तुम्हारा सेक 5/2 अपॉन में सेक 5/2 के स्क्वायर के, 2 अंदर जाने के बाद। तो और ये जो वी नोट था फिर उसको उधर भेज देंगे, तो एक्सप्रेशन बन जाएगा वी इक्वल टू वी नोट सेक 5/2 अपॉन में सेक 5/2 का स्क्वायर। 5 नोट की वैल्यू रख दो, अब जो भी था इनिशियल वैल्यू पाई/2 दे रखा था, तो पाई/2 45 डिग्री, सेक 45 कितना हो जाएगा 1/√2 होता है कोस 45, तो ये √2 बन जाएगा, और उसका स्क्वायर करना है तो 2 आ जाएगा नीचे, √2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा वी नोट बाई 2 और सेक स्क्वायर 5/2। सेक स्क्वायर 5/2 को 1/cos स्क्वायर 5/2 भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फर्दर सोल्व करना चाहो तो तुम इसको 1/cos स्क्वायर बना लो, और 2 ये तो तुम्हारा कोस स्क्वायर थीटा है, उसको तुम कर सकते हो कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से रिप्लेस कर सकते हो, इससे सब्सटीट्यूट कर सकते हो। अगर कोस थीटा चाहिए तो ये 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 बन जाता है, तो कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे 1 प्लस कोस थीटा बाई 2, तो ये 1 प्लस कोस 5/2 बन जाएगा क्योंकि ये 5/2 था। 1 प्लस कोस 5 डिवाइड बाई 2, और 2 से 2 कट जाएगा, इसको वी नोट अपॉन 1 प्लस कोस 5 भी लिखा जा सकता है, या फिर वी नोट बाई 2 सेक स्क्वायर 5/2 भी लिखा जा सकता है। दोनों ही तरीके से, दोनों ही मतलब पैटर्न एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल टर्म है, तो दोनों आंसर सही है। मैंने इनिशियली बोला था कि हम दूसरा मेथड जो करेंगे वो आसान होगा, तो देखो पहला मेथड भी आना चाहिए क्योंकि ये एक अलग पैटर्न को या फिर एक अलग तरीकों को इंट्रोड्यूस करता है, जहाँ पर तुम क्वेश्चंस में जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरीज जो डिफरेंट कर्व ट्रेजेक्टरीज होती हैं उनको तुम रेडियस ऑफ कर्वेचर की हेल्प से सोल्व करना सीख सकते हो। इसलिए ये मेथड इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने पहले बताया, क्योंकि अगर हम पहले सेकंड मेथड बता देते वो आसान था तो तुम शायद इसको देखते भी ना। तो अभी स्टार्ट करते हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 ये कहता है कि जो तुमने पहली इक्वेशन बनाई थी ना जी साइन अल्फा कोस 5 - 1 dv बाई dt टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वाली, समझ में आ गई बात? सॉरी वो हाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वाली वो ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में एफ इक्वल टू एम ए लगाओ, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को dv बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड रखो। तो जो तुम्हारी ये वाली इक्वेशन आई थी यहाँ तक सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाली इक्वेशन लगाओ और कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये जो d5/dt वगैरह जो कर रहे थे, ये सीधा टेंजेंशियल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखो। उसके बाद अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो इसमें एक्स डायरेक्शन या तो एक्स इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में तुम दोबारा से फोर्स की इक्वेशन लिख सकते हो, एफ इक्वल टू एम ए की इक्वेशन। क्योंकि देखो जैसे जैसे मैं इस डायरेक्शन में की बात करूँ तो इस डायरेक्शन में मुझे वेलोसिटीज की जो है वो वैल्यूज पता है, तो इन एक्स डायरेक्शन में टी इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, और इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी का ही फंक्शन मैं निकाल सकता हूँ, वेलोसिटी से रिलेट कर सकता हूँ। अगर ये वेलोसिटी वी है, इस साइड में एंगल फाई है, तो इसका ये वाला कॉम्पोनेंट वी साइन फाई, ये वाला वी कोस फाई। तो मैं वाई डायरेक्शन की वेलोसिटीज भी इनिशियल और इस इंस्टेंट की पता है, जो कि फाइनल वेलोसिटी वी के फॉर्मेट में ही है, और वी तो चाहिए ना मैं इक्वेशन में, क्योंकि वी तो निकालना है। तो कोई नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पर ओमेगा और आर वगैरह इंट्रोड्यूस हो रहे थे। तो उस मेथड में अगर मैं एक्स में नई इक्वेशन लिखूँ या फिर वाई में नई इक्वेशन लिखूँ एफ इक्वल टू एम ए की, तो उसमें नया वेरिएबल एक्स और वाई में आएगा ही नहीं, वही रहेंगे वी फाई, और जो तुम्हारे फोर्सेज हैं वो तो हैं। तो एक्स डायरेक्शन में देखूंगा तो इस एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट थी, फाई नॉट तुम्हारा पाई/2 था, और इस इंस्टेंट पर जो एक्स का कॉम्पोनेंट है वो कितना है, एक्स में वेलोसिटी कॉम्पोनेंट वी साइन फाई है, तो एक्स में इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता है। या फिर वाई डायरेक्शन में देखूंगा तो वाई डायरेक्शन में सॉरी एक्स डायरेक्शन में जो तुम्हारे
अलोंग द इंक्लाइन एक्स मानी थी, इसको वाई मान रखा था हमने। तो इस एक्स डायरेक्शन के अलोंग इनिशियली वेलोसिटी 0 थी और यहाँ पर जो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में वी कोस फाई है। तो या तो मैं इस डायरेक्शन में एफ इक्वल टू एम ए लगा दूँ और इस डायरेक्शन में एफ इक्वल टू एम ए लगा दूँ और वेलोसिटीज की इक्वेशन लिख लूँ, और वेलोसिटीज की लिमिट मुझे क्योंकि पता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सेकंड मेथड के अंदर जो हमने इतनी कैलकुलेशन करी इसको स्किप कर देंगे। सेकंड मेथड में ये वाली जो इक्वेशन निकाली ये ठीक है, दूसरा हम एक्स एक्सिस में लगा दें अलोंग द इंक्लाइन। समझ में आ गई बात? अलोंग द इंक्लाइन लिखेंगे तो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो एम जी कोस अल्फा लग रहा है, एम जी साइन अल्फा, और पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन है टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है तो उसका पीछे की तरफ जो कंपोनेंट आएगा फ्रिक्शन का, वो फ्रिक्शन का कोस फाई आ जाएगा। फ्रिक्शन की वैल्यू तो एम जी साइन अल्फा थी, साइन अल्फा का कोस फाई कंपोनेंट ऊपर की तरफ आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ऊपर की तरफ लिखेंगे तो एम जी साइन अल्फा माइनस एफ कोस फाई, फ्रिक्शन की वैल्यू एम जी साइन अल्फा और ये कोस फाई, एम जी साइन अल्फा माइनस एम जी कोस फाई साइन अल्फा कोस फाई इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन को डी वी एक्स बाई डी टी लिख सकता हूँ, एक्स डायरेक्शन का रेट ऑफ चेंज। समझ में आ गई बात? क्योंकि एम से एम तो कॉमन कट गया, ये बन जाएगा जी साइन अल्फा 1 माइनस कोस फाई। इन दोनों इक्वेशन को अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, डी वी बाई डी टी है, ये डी वी एक्स बाई डी टी है, डिवाइड करूंगा तो डी टी से डी टी कट जाएगा, वी नेट स्पीड और एक्स की स्पीड दोनों में रिलेशन आ जाएगा। और हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर, इनिशियल पर नेट स्पीड पता है, इनिशियल पर वी एक्स पता है, फाइनल पर वी तो वी ही है फाइनल स्पीड, और यहाँ पर स्पीड का एक्स कंपोनेंट वी के फॉर्मेट में मुझे पता है, तो इसमें अननोन कुछ नया आया ही नहीं। साथ ही साथ इधर देखूंगा तो ये दोनों इक्वेशन में यहाँ पर कोस फाई माइनस वन हो और यहाँ पर 1 माइनस कोस फाई है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है ना भाई। यानी कि अगर इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा, यानी पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर माइनस आ जाएगा और ये वाला टर्म बन जाएगा इसके बराबर, और वो माइनस, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसको मैं इसके जगह यहाँ पर रिप्लेस कर सकता हूँ, या फिर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो वही बात है, जी साइन अल्फा कट गया, कोस फाई माइनस वन और 1 माइनस कोस फाई ये -1 बन जाएगा क्योंकि दूसरे के अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट। डी टी एस डी टी कट जाएगा, डी वी बाई डी एक्स बन जाएगा, और फिर इस बार क्या कर रहे हैं हम, डी वी इक्वल टू माइनस डी एक्स, ये तुम्हारा सिंपल सा रिलेशन बन जाएगा। और सिंपल सा रिलेशन और बहुत आसानी से तुम्हें आंसर दे देगा, तुम्हें कोई बहुत डिफिकल्ट इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने पहले ये मेथड नहीं बताया था, दूसरे मेथड में इसको इंक्लूड करा है ताकि तुम पहला भी मेथड पूरा देख करके आओ, वो मेथड भी अच्छे समझ के आओ, और फिर इस आसान मेथड को देखो। एक्स में जो कंपोनेंट था, एक्स में तुम्हारा जो था हमने इस तरफ बनाया है, ठीक है ना। तो एक्स में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी क्योंकि इस तरफ प्रोजेक्ट करा था, और स्पीड जो थी वो नेट तो इस वी नॉट थी, और इस इंस्टेंट पर जो इधर की तरफ कंपोनेंट है वो वी का वी कोस फाई है, और जो तुम्हारा नेट स्पीड है वो वी है, तो वो लगा देंगे लिमिट, डी वी का इंटीग्रेशन वी नॉट से वी तक, डी वी एक्स का इंटीग्रेशन वी एक्स, और 0 से वी कोस फाई तक, ये माइनस है, वी माइनस वी नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू माइनस अपर लिमिट वी कोस फाई माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये वी कोस फाई बन गया। इसको इधर भेज दिया, वी कॉमन आ गया, वी कॉमा 1 प्लस कोस फाई इक्वल टू वी नॉट, तो वी आ गया वी नॉट अपन 1 प्लस कोस फाई, जिसको भी सेक स्क्वायर 5/2 में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, यही तो रिजल्ट आ रहा था उसमें मेथड 1 में, वी नॉट 1 प्लस कोस फाई, जिसको इसमें भी कन्वर्ट किया जा सकता है। या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन बनी इसको मैं एक्स एक्सिस के बजाय मैं वाई एक्सिस में भी बना सकता हूँ। वाई एक्सिस में क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन है ना, हम वाई एक्सिस में बनाना चाहेंगे तो वाई एक्सिस में देखो, जो इंक्लाइन प्लेन था उसमें जो ट्रेजेक्टरी थी उसमें फ्रिक्शन तो पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन का इस तरफ कंपोनेंट क्या बन जाएगा, वर्टिकल साथ में एंगल फाई था, तो इधर कंपोनेंट कितना बन जाएगा, फ्रिक्शन का साइन फाई कंपोनेंट। और एक्स डायरेक्शन में इसके अलावा अगर मैं देखूंगा तो ये तो एम जी साइन अल्फा कॉम्पोनेंट है, एक्स डायरेक्शन में इसके अलावा कोई फोर्स लग भी नहीं रहा, तो मैं सॉरी इस वाई डायरेक्शन में जिसको वाई बोल रहा था, तो वाई डायरेक्शन के लोग अगर मैं लिखूंगा तो जो फोर्स एफ साइन फाई होगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन लिख दूंगा। समझ में आ गई बात? लेकिन जो एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन है वो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी वी जो इस तरफ होगी, ये अगर नेट स्पीड वी है, ये फाई है, तो इधर वी साइन फाई कॉम्पोनेंट होगा। तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी इस तरफ है, फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कंपोनेंट इस पीछे की तरफ आ रहा है, यानी कि स्पीड नेगेटिव, जो स्पीड है वो डिक्रीज कर रही है, तो जो डी वाई डी सॉरी एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन होगा वो माइनस डी वी वाई बाई डी टी के बराबर होगा। ये बात समझ में आती है? तो फ्रिक्शन यानी कि तुम्हारा एम जी साइन अल्फा इंटू साइन फाई, ठीक है, ये तुम्हारा m इंटू ये माइनस का डी वी वाई बाई डी टी के बराबर होगा। अब m से m कट जाएगा, फिर से बन जाएगा जी साइन फाई साइन अल्फा इंटू साइन फाई, और ये बन जाएगा माइनस का डी वी वाई बाई डी टी। और पहली जो इक्वेशन थी वो हमारे पास थी जी साइन अल्फा कोस फाई माइनस 1 इक्वल टू डी वी अपॉन में डी टी। फिर से इनको डिवाइड कर देंगे तो ये जो तुम्हारा एक्सप्रेशन बनेगा ये वैसा एक्सप्रेशन बनेगा जो मेथड 1 में बना था, साइन फाई अपॉन में कोस फाई माइनस 1। या तो पहले इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन कर लो, या फिर इसको टेन 5/2 में कन्वर्ट करके जो मैंने मेथड बताया था उससे इंटीग्रेट कर लो। लेकिन इसमें फिर से कैलकुलेशन बढ़ जाती है, इसलिए ये मेथड सबसे बेस्ट है कि हम एक्स में इक्वेशन लिखें, और एक्स में इक्वेशन लिखेंगे तो इंटीग्रेशन बहुत आसान बन जाता है और रिजल्ट बहुत आसानी से तुम्हें अचीव हो जाता है।
ठीक है। तो अगर तुम हाथ पाँव मारोगे, मैंने जो ऐसा कि स्टार्टिंग में लिखा, कुछ ना कुछ लिखना स्टार्ट करोगे, तुम्हें कुछ कुछ दिखना स्टार्ट होगा और तुम आगे से आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन तुम्हें दिखे, चाहे हार्ड हो चाहे आसान हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ ना कुछ लिख करके उसको सोल्व करने की कोशिश करा करो, डायग्राम बनाने की कोशिश करो, जो तुम इमेजिन कर पाओ उसको ड्रॉ करने की कोशिश किया करो। ठीक है। तो आई होप कि यार मैंने समय थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, बट मैंने सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करी हैं, ताकि तुम स्क्रैच से कैसे सोच सकते हो क्वेश्चन को, उसके बारे में तुम्हें समझ में आए। ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मेरा जो टेलीग्राम डाउट ग्रुप अपना, माफियाज डाउट किलर्स ग्रुप, जहाँ पर मैं खुद डाइव ऑडियो सेशन लेता हूँ, वहाँ पर आकर के तुम मुझसे डाउट डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। और अपना जो टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स माफिया, वहाँ पर आकर भी तुम क्लासेस के लिंक वगैरह, अपडेट्स वगैरह के लिए उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। दोनों लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है। बाकी मिलते हैं यार ऐसे ही किसी अच्छे से क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।